हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ ना, वो एक ऐसा टॉपिक है दैट इज़ नोन बाय मैनी एंड अंडर एस्टिमेटेड बाय मैनी मोर। मेरे कहने का ये मतलब है कि जब आप लोग ये वीडियो देखेंगे तो यकीनन आप में से 50% लोग ऐसे होंगे जिनको इस टॉपिक के मतलब बहुत सी चीज़ों का नॉलेज होगा, और 50% लोग वहीं पर ऐसे भी होंगे जिनको इस टॉपिक का जस्ट बाय नेम पता होगा। ये एक अम्ब्रेला टर्म है और इसके अंडर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं शायद उनके मतलब आप लोगों को इतनी अवेयरनेस ना हो। सो आज की जो वीडियो है ना, वो एक इन्फॉर्मेशन बेस्ड, एजुकेशन बेस्ड, अवेयरनेस बेस्ड वीडियो होने वाली है। सो अब आप लोगों की स्क्रीन्स के ऊपर एक सेंटेंस लिखा हुआ नज़र आएगा, दैट इज़ यू कैन रिकवर फ्रॉम इंजरीज विदाउट सर्जरी और मेडिकेशन। अगर मैं इसको आसान करके आपको समझाऊँ ना, तो इसका ये मतलब बनता है कि आप अपने आप को बग़ैर दवाइयों और बग़ैर सर्जरी के ठीक कर सकते हैं। आई नो ये एक ऐसा सेंटेंस है जो थोड़ी सी ऑब्जेक्शन तो लाएगा, लेकिन मैं उनकी जो भी ऑब्जेक्शंस आएंगी ना, मैं उनको एड्रेस करूँगी और इसी वीडियो में ही करूँगी। लेकिन हम लोग अगर इस सेंटेंस के ऊपर थोड़ी सी बात करें तो यहाँ पर ये चीज़ ऐड होती है कि हमारा जो एक टिपिकल माइंडसेट है वो तो ये कहता है कि जब तक हम लोग अपनी पैथोलॉजीज़ के लिए, ठीक है, अपनी डिजीज़ के लिए, अपनी इलनेस के लिए कोई ना कोई दवाई नहीं लेते तो हम लोगों को दर्द का आराम नहीं आता, ठीक है, हम लोग ठीक नहीं होते, हम अपने आप को हेल्दी फील नहीं कर पाते। सो यहाँ पर फिर थोड़ी सी ऑब्जेक्शन हो जाती है कि हम कैसे ये चीज़ एक्सेप्ट कर सकते हैं कि जब तक हम लोग अपने घुटनों के दर्द के लिए इंजेक्शंस ना लगवाएं, दवाइयाँ ना खाएं, तो हम लोगों के घुटनों का दर्द ठीक नहीं होता, या हम लोग अपने सर दर्द के लिए पैनाडोल ना खाएं तो हम लोगों को आराम नहीं आता। और यहाँ पर जो ये सेंटेंस है ये तो बिल्कुल उस चीज़ के ऑपोजिट है, हमारे माइंडसेट के बिल्कुल ऑपोजिट जा रहा है कि आप अपने आप को सर्जरी और मेडिकेशन के बगैर ठीक कर सकते हैं। हम देखते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ वीडियोस दिखा रही हूँ, ठीक है, कुछ क्लिप्स हैं, आप लोग उन क्लिप्स को रिव्यू करें। यस, आपने जो क्लिप्स हैं उनको रिव्यू करने के बाद जो असेसमेंट की है दैट इज़ टोटली करेक्ट। आज का हमारा टॉपिक दैट इज़ नेम्ड एज फिज़िकल थेरेपी। आज के टॉपिक में हम डिफरेंट कंटेंट्स को कवर करेंगे, जिसमें हमारे पास तो सबसे पहले तो ये चीज़ आएगी कि फ़िज़िकल थेरेपी क्या होती है, किसको करवानी चाहिए, इसकी स्पेशलिटीज़, फ़िज़िकल थेरेपिस्ट क्या काम करता है, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। साथ ही साथ हम इसमें कुछ मिथ्स और फैक्ट्स को भी एड्रेस करें। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि फ़िज़िकल थेरेपी होती क्या है। फ़िज़िकल थेरेपी में आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये वे ऑफ ट्रीटमेंट है, यानी कि इससे आपका इलाज होता है। अब इलाज किस चीज़ का हो रहा है? आप लोगों की डिजीज़ का, बीमारियों का, आपकी इंजरीज़ का, यानी आपको जो चोट लगती है वो पुरानी है या वो आपकी नई चोट है, या आपकी डिफ़ॉर्मिटीज़, ठीक है, इन चीज़ों को ट्रीट किया जाता है फ़िज़िकल थेरेपी के अंदर। लेकिन फ़िज़िकल थेरेपी का वे ऑफ ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग फ़िज़िकल थेरेपी का वर्ड बोल रहे हैं तो ये अपने अंदर फ़िज़िकल मेथड्स को इन्वॉल्व करती है। मैं यहाँ पर सर्जरी और मेडिकेशन की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ पर फ़िज़िकल मेथड्स की बात कर रही हूँ। फ़िज़िकल मेथड्स आपके पास बहुत सारे इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन यहाँ जो मैं आपको कुछ बता रही हूँ, जो आपको नज़र भी आ रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, वो आपको मसाज मिल रहा है। अब मसाज में आपके पास डिफरेंट इंटेंसिटीज़ और फ्रीक्वेंसीज़ पे आप मशीन्स अप्लाई कर रहे होते हो, ठीक है। उससे आपकी बॉडी को रिलैक्स किया जाता है, पेन को रिलीव किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ हीट थेरेपीज़ मिल रही होती हैं, ठीक है। अब हीट थेरेपीज़ आप लोग अपनी पुरानी चोट के लिए ज़्यादा कंसिडर करते हो। कोल्ड थेरेपीज़ आपको जो नई चोट बिल्कुल लगी है, जैसे एंकल स्प्रेन है, उसमें आप लोगों को फ़ौरी तौर पर जो है वो कोल्ड कंप्रेसेस देने का कहा जाता है। बेसिकली वो आपके पास क्रायोथेरेपी या कोल्ड थेरेपी में इन्वॉल्व होती हैं चीज़ें। एक्सरसाइजेज़ आती हैं, एक्सरसाइजेज़ आपके पास अब बहुत वैरायटी है आपके पास एक्सरसाइजेज़ की, लेकिन उन एक्सरसाइजेज़ को एक प्रॉपर वे में चलना इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। एक्सरसाइज करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, अगर आप एक्सरसाइज को सही तरीके से परफॉर्म कर रहे हो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, और ये चीज़ आपको एक फ़िज़िकल थेरेपिस्ट ही बता सकता है।
अब नेक्स्ट में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि फ़िज़िकल थेरेपी किन लोगों को करवानी चाहिए, किन लोगों के लिए फ़िज़िकल थेरेपी ज़रूरी है। सबसे पहले जिनको हम कवर करेंगे वो आते हैं पोस्ट सर्जरी पेशेंट्स। अब पोस्ट सर्जरी पेशेंट्स कौन लोग होंगे? बेसिकली ये वो हैं जिन्होंने अपने जो जॉइंट्स हैं उनकी रिप्लेसमेंट करवाई है, जैसे कि मोस्टली जो करवाई जाती है वो नी और हिप रिप्लेसमेंट करवाई जाती है। इसी तरह से रोटेटर कफ रिपेयर जो शोल्डर की इन टर्म्स में आ जाती हैं। बेसिकली अब जो पोस्ट सर्जरी इफ़ेक्ट्स आते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं कि आपका जो इम्पैक्टेड एरिया है जहाँ पर सर्जरी परफॉर्म हुई है वहाँ पे आपकी मोबिलिटी लिमिटाइज हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वो रीजन कुछ अरसे के लिए आपने बिल्कुल हिलाना नहीं होता और बिल्कुल आपने उसको मूव नहीं करवाना होता। वहाँ पर जो आपकी मोबिलिटी है वो लिमिटाइज होती है। अब मोबिलिटी के लिमिटाइज होने से आपकी बॉडी का जो नेचुरल रिस्पॉन्स है वो ये आता है कि आपके जो मसल्स और टिश्यूज़ हैं वो टाइट हो जाते हैं, उस रीजन में स्वेलिंग आ सकती है और मोबिलिटी आपकी रेंज ऑफ मोशन मज़ीद लिमिट हो सकती है। अब फिज़िकल थेरेपिस्ट क्या करवा रहे हैं यहाँ पर? फिज़िकल थेरेपिस्ट ने बेसिकली आपकी जो मोबिलिटी है उसको रिगेन करवाना है, आपकी बैलेंस को रिगेन करवाना है। अब करवाना किसके थ्रू है? दैट इज़ द ओनली वे फिज़िकल मेथड्स। अब इसमें डिफरेंट चीज़ें आती हैं, आपके एक्सरसाइज प्रोटोकॉल्स आते हैं, आपके पास स्ट्रेचिंग आती है, हीट थेरेपीज़ इन्वॉल्व होती हैं, कोल्ड थेरेपीज़ इन्वॉल्व होती हैं, आपकी स्वेलिंग को कम करने के लिए मोडेलिटीज़ होती हैं। यहाँ पर आपके जो मसल्स टाइट हो जाते हैं उनकी स्ट्रेचिंग करवाई जाती है, जो मसल्स आपके वीक हो जाते हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग करवाई जाती है। ज़्यादा आपके लिए जो एक्सरसाइज प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं उनमें आपके जो मसल्स हैं उनके ऊपर वर्क किया जाता है, ठीक है, आपके जॉइंट्स की मोबिलिटी पे वर्क किया जाता है। नंबर 2 पे हम जिन लोगों की बात करेंगे जिनको फ़िज़िकल थेरेपी की ज़रूरत है वो है हमारे पास क्रोनिक पेन सफ़रर्स। अब क्रोनिक पेन सफ़रर्स को हम समझने से पहले कंसिडर करेंगे कि हमें पता हो क्रोनिक पेन क्या होती है। क्रोनिक पेन बेसिकली एक ऐसी दर्द होगी जो आपको एक लंबे अरसे से आपके साथ हो, ठीक है। इस दर्द की वजह से आपकी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ भी लॉस हो रही हो, ठीक है, आपको इस लॉस की वजह से एंजाइटी हो रही हो, आप डिप्रेशन में जा रहे हो, ठीक है, एक डिसेबिलिटी का एहसास है कि आप जो काम कर पा रहे थे अब वो आप नहीं कर पा रहे, ये आपको एक एहसास कमतरी का भी शिकार चीज़ करती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्रोनिक पेन से होता बेसिकली उसकी रूट कॉज यही बेसिक आती है कि आपको कोई इंजरी हुई, कोई इलनेस हुई, ठीक है, और उसकी वजह से आपके बॉडी का कोई टिश्यू डैमेज हो गया, ठीक है। अब ये चीज़ें लिंक करती हैं कुछ मेडिकल कंडीशंस के साथ भी, जैसे कि सर्जरी है, ट्रॉमा है, डायबिटिक न्यूरोपैथी है, डायबिटीज़ के पेशेंट्स को, आर्थराइटिस है, ठीक है, जो आपको जोड़ों में दर्द वगैरह होता है, ये वो चीज़ें कवर करती हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि एक फ़िज़िकल थेरेपिस्ट कैसे एक ऐसे पर्सन को ट्रीट कर सकता है, ठीक है। फ़िज़िकल थेरेपी में इस चीज़ का क्या इलाज है? बेसिकली अब आप अगर सोचें तो आपको पता चल चुका है कि क्रोनिक पेन सफ़रर्स की डेली लाइफ एक्टिविटीज़ लिमिटाइज हो जाती हैं, ठीक है, वो अपने रोज़मर्रा के काम नहीं कर पा रहे होते। तो फिज़िकल थेरेपी में उनके ऊपर हैंड्स ऑन केयर की जाती है, ठीक है, उनको एजुकेट किया जाता है इस चीज़ के मतलब, उनको मूवमेंट्स प्रिस्क्राइब की जाती हैं कि कौन सी मूवमेंट्स आपने करनी है, कौन सी मूवमेंट्स आपने नहीं करनी, उनके ऊपर मैनुअल थेरेपी की जाती है, ठीक है, उनकी जो पेन है उसको ट्रीट किया जाता है, उसकी सिम्टम्स, आपकी जो डिज़ीज़ है बेसिकली उसके सिम्टम्स को ही मैनेज किया जाता है, आपकी जो मोबिलिटी है उसको रिस्टोर करवाने के लिए एक्सरसाइजेस परफॉर्म की जाती हैं। क्रोनिक पेन सफ़रर्स के लिए भी फ़िज़िकल थेरेपी में कोई ना कोई रोल आपको मिलता रहता है। नंबर 3 पे वो लोग जिनको फ़िज़िकल थेरेपी की ज़रूरत है वो आते हैं न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस वाले। अब न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस आपके पास बेशुमार हैं। हम लोग यहाँ पर जिनकी कुछ की बात करेंगे उनमें सीपी चाइल्ड आता है, ठीक है, सेरेब्रल पाल्सी, स्ट्रोक का पेशेंट, पार्किंसन डिजीज़, स्पाइना बाइफिडा। अब बेसिकली इन जितनी मैंने आपको ये अभी टर्म्स बताई हैं, इन सब कंडीशंस के अंदर मोस्टली जो चीज़ हो रही होती है वो ये हो रही होती है कि मसल्स स्टिफ हो जाते हैं, मसल्स वीक हो जाते हैं, ठीक है, आपकी जो कोऑर्डिनेशन है, आपकी जो मूवमेंट है वो लिमिटाइज हो जाती है, आपकी जो बैलेंस है वो ख़राब हो जाता है, ठीक है, आपकी एक साइड पैरालाइज हो सकती है। तो ये सारी कंडीशंस में फ़िज़िकल थेरेपी आपकी एक्सरसाइजेस प्रोटोकॉल्स को फॉलो करवाते हुए, फ़िज़िकल मेथड्स को इम्प्लीमेंट करते हुए आपकी जो स्ट्रेंथ होती है उसको रिगेन करता है, आपकी जो मोबिलिटी होती है, आपकी जो रेंज ऑफ मोशन होती है उसको बढ़ाया जाता है, ठीक है, आपकी बेसिकली आपकी जब मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन में आपकी बैलेंस में प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है और आपकी इन चीज़ों को इम्प्रूव किया जाता है। नंबर 4 पे हमारे पास आ रहे हैं मोबिलिटी इश्यूज़ वाले लोग। मोबिलिटी इश्यूज़ में हमारे पास डिफरेंट चीज़ें कवर होती हैं, जैसे कि एंकल स्प्रेन, ठीक है, आपको मोच आ जाती है, ठीक है, आपका बैक इंजरी होती है, बैक पेन आ जाती है, उसकी वजह से आप मूव नहीं कर पा रहे होते, ठीक है,
आर्थराइटिस आ जाता है, वही जो आपको घुटनों का दर्द होता है। इसी तरह से आपके घुटनों में दर्द है, मोस्ट कॉमन घुटनों में होता है, लेकिन आर्थराइटिस की डिफरेंट काइंड्स होती हैं, ठीक है। वो सारी आपकी बॉडी को डिफरेंट तरह से जो है वो इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। सो उसमें सिर्फ आपके घुटनों का दर्द इन्वॉल्व नहीं होगा, आपके डिफरेंट बॉडी के आप जॉइंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो सकते हैं इसमें। अब फिज़िकल थेरेपिस्ट ने आपकी मोबिलिटी, आपके बैलेंस, आपकी स्टेबिलिटी, इन सब चीज़ों को रिगेन करवाना होता है बाय फिज़िकल मेथड्स, ठीक है। प्रॉपर प्लान ऑफ केयर बनाया जाता है आपको डायग्नोस करने के बाद, और उसके बाद उस प्लान ऑफ केयर को फॉलो करते हुए आपके ऊपर फिज़िकल मेथड्स को इम्प्लीमेंट करते हुए आपकी जो चीज़ें वीक होती हैं उनको स्ट्रेंथन करवाया जाता है। अब हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे स्पेशलिटीज़ ऑफ फिज़िकल थेरेपी को। जैसे हम लोग अक्सर बात करते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ठीक वैसे ही फ़िज़िकल थेरेपी में भी आपको स्पेशलिटीज़ मिल रही होती हैं, ठीक है। इसमें डिफरेंट आती हैं, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर एंड पल्मोनरी, पीड्स की थेरेपी, पीड्स में आपके पास बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस इन्वॉल्व होती हैं, ऑर्थो में आपकी जो जॉइंट्स वगैरह, आपकी बोन्स वगैरह, इन सब चीज़ों को इन्वॉल्व किया जाता है। स्पोर्ट्स थेरेपी है, जीरियाट्रिक फ़िज़िकल थेरेपी आती है, वुमेंस हेल्थ आती है। सो हम इनको वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले आपके पास कार्डियोवैस्कुलर एंड पल्मोनरी फिज़िकल थेरेपी आती है। अब इसमें आपके पास जो कंडीशंस मोस्टली लोगों में देखी जाती हैं वो आती हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, ठीक है। इसी तरह से आपकी हार्ट सर्जरी के बाद फ़िज़िकल थेरेपी की तरफ आप जा सकते हैं। आपको निमोनिया है, आपको एज़मा है, इन चीज़ों के साथ भी आप फ़िज़िकल थेरेपी की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि फ़िज़िकल थेरेपिस्ट आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज़, ब्रीदिंग टेक्निक्स करवा सकता है, आपको एरोबिक एक्सरसाइजेज़ करवाएगा, आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको इन्हांस करेगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होगी, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज़ आपको परफॉर्म करवाएगा फ़िज़िकल थेरेपिस्ट। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाती है पीड्स थेरेपी, ठीक है। अब पीड्स थेरेपी में हमारे पास इन्फेंट्स, चिल्ड्रन, एडोलसेंट्स, ये हमारे पास कैटेगरी होती है पीड्स में। अब ये हमारे पास कौन सी कॉमन कंडीशंस होती हैं जिनमें फ़िज़िकल थेरेपिस्ट ट्रीट कर रहा होता है? डिलेड माइलस्टोन्स, ठीक है, ये बहुत कॉमन है। सेरेब्रल पाल्सी चिल्ड्रन के लिए फ़िज़िकल थेरेपी होगी। जेनेटिक जो इश्यूज़ आ रहे होते हैं, जैसे कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, डाउन सिंड्रोम के पेशेंट्स आते हैं, सो बेसिकली ये वो हमारे पास इन्वॉल्व होता है। देन स्कोलियोसिस, ये पोस्चरल एबनॉर्मेलिटी में आ रहा होता है। सो पीड्स थेरेपी में फ़िज़िकल थेरेपिस्ट इन सारी चीज़ों को ट्रीट कर रहे होते हैं बाय देयर फिज़िकल मेथड्स। नंबर 3 पे अब हमारे पास न्यूरोलॉजिकल फ़िज़िकल थेरेपी आती है। अब न्यूरो में तो मैंने आपको जैसे पहले भी डिस्कस किया हमने, स्ट्रोक है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस आता है, ठीक है, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज़ आती हैं, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज़ आती हैं, पार्किंसन डिजीज़ आ रही होती है। ये सारी चीज़ें आपके पास न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में आती हैं, और फिज़िकल थेरेपिस्ट इन सारी चीज़ों को ट्रीट कर रहे होते हैं बाय देयर फिज़िकल मेथड्स। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्थोपेडिक फ़िज़िकल थेरेपी। अब ऑर्थोपेडिक फ़िज़िकल थेरेपिस्ट क्या कर रहा होता है कि बेसिकली उसका ये काम होता है कि उसने आपकी जो मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज़ हैं, मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस हैं, आपको पेन है जो बैक, नेक, आपका आर्थराइटिस, आपका टेंडनाइटिस, इन सब चीज़ों को उसने ट्रीट करना होता है। नेक्स्ट आपका स्पोर्ट्स फ़िज़िकल थेरेपी आती है। स्पोर्ट्स फ़िज़िकल थेरेपी के अंदर जो एथलीट्स हैं मोस्टली, उनको प्लेग्राउंड में एंकल स्प्रेन मोस्ट कॉमन होता है, मसल स्ट्रेन हो जाता है, ठीक है, स्ट्रेस फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, टेंडनाइटिस हो सकता है, बर्साइटिस हो सकता है। सो ये सारी वो कंडीशंस होती हैं जो प्लेग्राउंड में एक एथलीट को फेस करनी पड़ सकती हैं। तो इस केस में स्पोर्ट्स फिज़िकल थेरेपिस्ट एट द मोमेंट आके उनको थेरेपी प्रोवाइड करता है। देन आपके पास जीरियाट्रिक फ़िज़िकल थेरेपी आ रही होती है। अब ये आती है ओल्डर एडल्ट्स की, ठीक है। इनमें मोस्टली जो आपके पास ओल्डर एडल्ट्स आते हैं, इनमें आपको ज़्यादा जो कॉमन चीज़ देखने को मिलती है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस है, फॉल इश्यूज़ होते हैं, बैलेंस नहीं हो पा रहा होता, कोऑर्डिनेशन नहीं हो रही होती, तो क्रोनिक पेन्स भी आ जाती हैं। सो ये सारी चीज़ें जो है वो एक जीरियाट्रिक फ़िज़िकल थेरेपिस्ट ट्रीट करता है, उनके बैलेंस को इम्प्रूव करता है, उनके आर्थराइटिस को डील करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है विमेन हेल्थ। तो विमेन हेल्थ में हम लोग इस चीज़ को देखेंगे कि आपके पास विमेन हेल्थ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। वुमेन हेल्थ की बहुत इंपॉर्टेंस है, और इसमें एक फ़िज़िकल थेरेपिस्ट आपकी पेल्विक पेन, आपकी यूरिन इनकॉन्टिनेंस, ऑस्टियोपोरोसिस, डायस्टिसिस रेक्टाई रिहैबिलिटेशन, इन सब चीज़ों को देखा जा रहा होता है। सो बेसिकली अगर मैं ये बोलूँ कि यूरिन इनकॉन्टिनेंस, पेल्विक पेन एंड डायस्टिसिस रेक्टाई रिहैबिलिटेशन, ये सारी पोस्टपार्टम रिकवरी में चीज़ें आ रही होती हैं, ठीक है। सो जो हमारे पास ये सारी डिसफंक्शनिंग है और जो पेन रिलेटेड कंडीशंस हैं, इन सब को एक फ़िज़िकल थेरेपिस्ट बहुत अच्छे तरीके से अपने फ़िज़िकल मेथड्स के थ्रू, एक्सरसाइज प्रोटोकॉल्स के थ्रू हैंडल कर रहा होता है।
अब हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि एक फ़िज़िकल थेरेपिस्ट कैसे काम करता है। ठीक है, आप एक फ़िज़िकल थेरेपिस्ट के पास जाएंगे, सबसे पहले वो आपको असेस करेगा। उसकी असेसमेंट में कुछ चीज़ें आएंगी। सबसे पहले तो आपकी हिस्ट्री होगी। ठीक है, आपसे आपकी सब्जेक्टिव हिस्ट्री, आपकी ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री ली जाएगी। आपसे पूछा जाएगा आपको क्या प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है, कब से प्रॉब्लम है, ज़्यादा किस वक्त आपको ये पेन एग्रेवेट होता है, किस वक्त कम होता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, आपको आपकी गेट को असेस किया जाएगा, आपके स्पेशल टेस्ट परफॉर्म किए जाएंगे, आपकी मैनुअल मसल टेस्टिंग की जाएगी, आपके ग्रेड्स चेक किए जाएंगे। हर चीज़ वहाँ पर एक फ़िज़िकल थेरेपिस्ट असेस करेगा। उसके बाद वो आपकी कंडीशन को डायग्नोज़ करेगा। नेक्स्ट में आपको डायग्नोज़ करने के बाद जो वो दूसरा काम करेगा वो आपकी प्लान ऑफ केयर को डेवलप करेगा। POC स्टैंड्स फॉर द प्लान ऑफ केयर। उसको डेवलप करेगा और उसके अकॉर्डिंग फिर आपकी एक्सरसाइज को प्लान करके आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेगा। अब नंबर 3 पे हमारे पास जो चीज़ आती है वो इन्वॉल्व करती हैं हमारे पास एक्सरसाइजेज़ को, थेरेपीज़ को। तो यहाँ पर हमें थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेज़ मिल रही होती हैं, मैनुअल थेरेपीज़ मिल रही होती हैं। सो इन चीज़ों को अब वो एडमिनिस्टर करेगा। ठीक है, अब जो थेरेप्यूटिक हैं उसमें आपकी रेंज ऑफ मोशन आएगी। ठीक है, आपकी स्ट्रेंथनिंग आएगी, आपकी बैलेंस ट्रेनिंग आएगी, आपकी एरोबिक कंडीशनिंग आएगी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज़ इन्वॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मोस्टली मिल रही होती हैं न्यूरोलॉजिकल, मस्कुलोस्केलेटल और पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशंस के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो मैनुअल थेरेपी आती है वो आपकी हैंड्स ऑन इन्वॉल्वमेंट होती है, जिसमें मसाजेस, आपकी मोबिलाइजेशन होती है। मोबिलाइजेशन से भी आपकी स्टिफनेस कम होती है, आपकी रेंज ऑफ मोशन बढ़ाई जाती है। ठीक है, जॉइंट मैनिपुलेशन हो रही होती है। सो ये सब चीज़ें वो एडमिनिस्टर कर रहा होता है। एट लास्ट आपके पास जो पॉइंट आ रहा है वो कुछ इस तरह से है कि फ़िज़िकल थेरेपिस्ट आपको एजुकेट करेगा। ठीक है, अब वो किन टर्म्स में आपको एजुकेट करेगा? आपकी एक प्रॉब्लम डायग्नोज हो गई। ठीक है, उसने आपको आपका प्लान ऑफ केयर बना के दिया और फिर वो आपको इस चीज़ के मतलब गाइड करेगा कि आपको जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के साथ आप अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में ये चीज़ें नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास कोई डिस्क हर्निएशन का पेशेंट हो तो डिस्क हर्निएशन के पेशेंट में हम लोग फ्लेक्शन वाली एक्टिविटीज़ उनकी नहीं करवाते। डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में उनको ये एजुकेट किया जाता है कि अब आपने ये एक्टिविटी नहीं करनी। आपकी जो सेल्फ़ केयर है उसको प्रमोट करवाया जाता है। अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा अबाउट द की बेनिफिट्स ऑफ फ़िज़िकल थेरेपी। अच्छा, अगर हम लोग ये चीज़ सोचें कि फ़िज़िकल थेरेपी करवाने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। ठीक है, अब हमारी जो कंडीशन है, तकरीबन हमारे अंदर जो कंडीशंस आती हैं हमारी मसल्स को इन्वॉल्व करती हैं, हमारे जॉइंट्स को इन्वॉल्व करती हैं, तो वो चीज़ें लेके चलेंगी हमें पेन की तरफ। ठीक है, अगर कोई जॉइंट डिफॉर्मिटी हो रही है, ठीक है, आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है, वो डीजेनरेटिव कंडीशन है और उसमें आपकी जब बोन्स आपस में इन कांटेक्ट होती हैं, ठीक है, वो एक फ्रिक्शन होती है, आपको पेन होता है। ठीक है, जब भी आप मूव करते हो, जब भी आप स्ट्रेट क्लाइंबिंग करते हो, आपको पेन होता है। तो अब फिज़िकल थेरेपी में आपकी ऐसी एक्सरसाइजेस करवाई जाएंगी जिससे आपकी पेन को रिलीव किया जाएगा। अब आप लोग चल फिर नहीं पा रहे होते हो अपनी स्पाइनल इंजरीज़ की वजह से, अपने जॉइंट डिफ़ॉर्मिटीज़ की वजह से, तो आपकी मोबिलिटी को भी इम्प्रूव किया जाएगा। ठीक है, अब अगर आपके साथ ऐसी कोई पैथोलॉजी है तो उस पैथोलॉजी के मतलब आपको एजुकेट किया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि ये वाली एक्टिविटी आप अपनी डेली लाइफ में परफॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप परफॉर्म करेंगे तो आपकी पेन एग्रेवेट होगी। ठीक है, अल्टीमेटली कोई भी पर्सन अपनी पेन को खुद से एग्रेवेट नहीं करेगा। सो ये चीज़ें आपको की बेनिफिट्स में मिलती हैं कि जब आप फिज़िकल थेरेपी परफॉर्म करवाते हैं तो ये सब चीज़ें अल्टीमेटली आपकी हेल्थ में एक प्लस पॉइंट बन जाती हैं। ओके, सो नेक्स्ट जो अब हम इसमें अंडरस्टैंड करेंगे वो हम कुछ मिथ्स देखेंगे, कुछ फैक्ट्स देखेंगे जो कि फ़िज़िकल थेरेपी के मतलब हमें सुनने को और देखने को बहुत ज़्यादा मिलते हैं। सो वन बाय वन हम इन सबको देखेंगे। नंबर 1 पे हमें एक मिथ मिल रही है जो हमें कहती है कि फ़िज़िकल थेरेपी सिर्फ़ और सिर्फ इंजरीज़ के लिए है। ठीक है, ओनली फॉर द इंजरीज़। इट्स अ मिथ। ठीक है, अब फैक्ट क्या है? फैक्ट ये कहता है कि आप फिज़िकल थेरेपी के थ्रू अपनी डिफरेंट कंडीशंस को, यानी आपकी क्रॉनिक पेन है, आपका मोबिलिटी इशू है, आपकी न्यूरोलॉजिकल कंडीशनिंग है, ठीक है, आप पोस्ट सर्जिकल पेशेंट हैं, तो आपकी हर एक कंडीशन को फिज़िकल थेरेपी डील करती है। ठीक है, सबसे पहले तो आपकी ये मिथ क्लियर होनी चाहिए कि इट इज़ नॉट ओनली फॉर द इंजरीज बट फॉर द सम न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, सम क्रॉनिक पेन, सम मोबिलिटी इश्यूज़। ओके,
अब सेकंड मिथ हमारे पास जो हमें मिल रही है वो ये है कि फ़िज़िकल थेरेपी इज़ पेनफुल। अब ये एक मिथ है और हम इसको इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि आई थिंक एट बिगिनिंग, ठीक है, आपको फ़िज़िकल थेरेपी आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग पेनफुल लग सकती है। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट है तो उसके अंदर कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप होते हैं, ठीक है। अब जब वो पर्सन आपके पास नया नया आएगा, फ़िज़िकल थेरेपिस्ट के पास जाएगा फ़िज़िकल थेरेपी परफॉर्म करवाने के लिए, तो जो फर्स्ट डे होगा उसका एक्सरसाइज का, उसमें यकीनन जब आप उसकी एक्सरसाइजेस परफॉर्म करवाएंगे तो उसको पेन होगा, वो शाउट करेगा इस चीज़ के लिए कि मुझे पेन हो रहा है। सो बेसिकली शुरू में आपकी कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आपका केस कितना ख़राब है। जितना ज़्यादा आपका केस ख़राब होगा, आपको एक्सरसाइज परफॉर्म करते हुए उतनी ही ज़्यादा पेन महसूस होती है। लेकिन फ़िज़िकल थेरेपी इज़ पेनफुल, ये चीज़ हम हमेशा के लिए नहीं कह सकते, ये जनरल स्टेटमेंट नहीं हो सकती। इसका फैक्ट ये है कि बेसिकली अगर आपको पेन होती है, उसके बावजूद फ़िज़िकल थेरेपिस्ट आपका कंफर्ट देखता है। आपको जिस रेंज तक मोबिलिटी इशू हो रही है आप वहाँ तक करें, जहाँ तक नहीं हो रही स्लो उसको रिगेन करने की कोशिश की जाती है। ये नहीं कि आपको पेन हो रही है और फिज़िकल थेरेपिस्ट आपको कॉन्टिन्यूसली एक्सरसाइज करवाई जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपके कंफर्ट को सबसे पहले रखा जाता है, बाद में दूसरी चीज़ों को देखा जाता है, क्योंकि आपकी जो कंडीशन है उसकी एक टाइमिंग है, उसके सेशंस हैं। आपने उन सेशंस के अंदर अपनी जो मोबिलिटी है, अपनी जो स्टेबिलिटी है, उसको गेन करना होता है। तो वो अगर आप स्लो भी करेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर। सो पेनफुल वाली कंडीशन हम लोग जनरलाइज नहीं कर सकते। पेन होगा लेकिन आपकी कंडीशन पे डिपेंड करेगा। सो नंबर थर्ड पे जो हम मिथ को यहाँ पर एड्रेस करेंगे वो ये है कि सर्जरी इज़ ऑलवेज़ अ बेटर ऑप्शन, ठीक है। अब सर्जरी इज़ ऑलवेज़ अ बेटर ऑप्शन, ये तो कंडीशन किसी हद तक हम कह सकते हैं सर्जरी इज़ बेटर, ये कहा जा सकता है, बट ऑलवेज़ बेटर ये नहीं कहा जा सकता। मोस्ट प्रोबेबल ये हो सकता है कि आपके पास एक पेशेंट ऐसा आ रहा है, ठीक है, जो कि उसकी जो कंडीशन थी वो ज़्यादा ख़राब नहीं थी, ओके। शायद फ़िज़िकल थेरेपी लेके वो 4 से 5 सेशंस के अंदर ठीक हो जाता। लेकिन अब सर्जरी करवाने के बाद क्या होगा, पहले तो वो पोस्ट सर्जिकल इफ़ेक्ट्स जो उसको फेस करने पड़ेंगे 2 महीने 3 महीने, पहले तो वो देखेगा वो। उसके बाद जब वो फ़िज़िकल थेरेपी स्टार्ट करेगा, अपने कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप हुए होंगे, ठीक है, तो उस सिचुएशन में फिर जब वो एक्सरसाइज स्टार्ट करेगा तो फिर उसके सेशंस और ज़्यादा हो जाएंगे। यानी सर्जरी आपको इंस्टेंट रिलीफ तो दे रही है, लेकिन पोस्ट सर्जिकल इफ़ेक्ट्स और फिर उसके बाद जब फिज़िकल थेरेपी का सेकेंड राउंड आपका होगा तो फिर उसमें वो चीज़ें बहुत प्रोलॉन्ग चलेंगी, यानी टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। आप अपनी कंडीशन को अगर पहले एक अच्छे थेरेपिस्ट से डायग्नोस करवा लें, ठीक है, तो माइट बी पॉसिबल कि आपके लिए सर्जरी का ऑप्शन बचे ही ना, आपकी वो चीज़ फ़िज़िकल थेरेपी के सेशंस के थ्रू ही ठीक हो जाए। सो हम कह सकते हैं कि सर्जरी के मुकाबले में फ़िज़िकल थेरेपी आपके पास एक इफ़ेक्टिव वे है, ओके। अब नंबर 4 पे जो मिथ हम लोग देखते हैं कि वो ये है दैट इज़ एनीवन कैन डू अ फिज़िकल थेरेपी, ओके। अब ये बहुत कॉमन चीज़ है, हम लोग एक फ़िज़िकल थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, हमारा टिपिकल माइंडसेट ये होता है, हम लोग अगर पेशेंट के तौर पे जा रहे हैं तो हम वहाँ पर ये देखते हैं कि फ़िज़िकल थेरेपिस्ट की हैंड प्लेसमेंट क्या है हमारे ऊपर, ठीक है, कौन कौन सी एक्सरसाइजेज़ वो हमें परफॉर्म करवा रहा है। और हम लोग क्या करते हैं, घर आके अपना कोई भी अटेंडी पकड़ते हैं और उसको कहते हैं कि हमें ये एक्सरसाइज करवाओ, यहाँ यहाँ हाथ रख के ऐसे ऐसे करवाई थी उसने मुझे। सो ये यहाँ पर फिर प्रॉब्लम आती है। फ़िज़िकल थेरेपिस्ट एक सर्टिफाइड इंसान है, ओके, उसने पढ़ा है, उसको पता है कि आपकी जो कंडीशन है वो क्या है, ठीक है। आप खुद से डॉक्टर नहीं बन सकते हो, ऑलराइट। आपको नहीं पता कि आप जहाँ हाथ रख रहे हो वहाँ कौन सा मसल है, एक लेमैन को नहीं पता कौन सा मसल है, यहाँ से कौन सी वेन पास हो रही है, कौन सी आर्टरी जा रही है, कौन सी नर्व पास हो रही है, आपको इस चीज़ के मुतालिक कोई आइडिया नहीं है। सो जब आप खुद से डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं, आप अपने केस को खुद ख़राब करना स्टार्ट कर देते हैं। फ़िज़िकल थेरेपिस्ट को पता है कि उसने आपको फ़र्स्ट डे में कौन सी एक्सरसाइज करवानी है, उसको पता है कि फ़र्स्ट डे में एक्सरसाइज करवाने के बाद सेकंड डे में आपका क्या प्रोटोकॉल फॉलो होगा। आपकी साथ साथ जो आपके अंदर जो रिपेयर्स आ रहे होते हैं, आपकी कंडीशन इम्प्रूव हो रही होती है, सो उसने उन चीज़ों को भी अपने माइंड में रखना होता है कि अगर इस पर्सन के अंदर ये वाली एबिलिटी अब आ चुकी है तो फिर नेक्स्ट में मैंने इस एक्सरसाइज को कैसे मॉडिफाई करना है। सो कभी भी आप ये चीज़ अपने माइंड में रख के फ़िज़िकल थेरेपिस्ट के पास नहीं जाएँ
कि आप आज उसको एक्सरसाइज करते हुए देखेंगे और कल से आप घर में खुद ही अपने फिज़िकल थेरेपिस्ट को डिसाइड करके घर में किसी भी लेमैन से आप अपनी एक्सरसाइज करवाएंगे। मोस्ट प्रॉबेबल ये होगा कि आप अपनी कंडीशन को ख़राब करके दोबारा से उस फिज़िकल थेरेपिस्ट के पास पहुंच जाएं, क्योंकि घर में रह के घर वालों से फ़िज़िकल थेरेपी करवा के आप कभी भी अपनी कंडीशन को ठीक तो नहीं कर सकते, अलबत्ता ख़राब ज़रूर कर सकते हैं। ओके, सो एट लास्ट हम लोग कुछ टिप्स देखेंगे जो कि पेशेंट्स के लिए होंगी स्पेसिफिकली। तो सबसे पहले टिप तो ये है, प्रोएक्टिव होना चाहिए। प्रोएक्टिव होने से क्या मुराद है? अब आप एक फ़िज़िकल थेरेपिस्ट के पास जा रहे हो, ठीक है। पहली चीज़ आपके माइंड में होना चाहिए कि आपने कोऑपरेट करना है उसके साथ, ठीक है। वो जैसे जैसे आपको एक्टिविटीज़, आपकी एक्सरसाइजेस परफॉर्म करवा रहा होगा, आप उसके साथ कोऑपरेट करेंगे, बजाय इसके कि आप उसको कह रहे हो ये मुझसे नहीं हो रही, या ये मैं नहीं कर पा रहा, या मुझे दर्द हो रहा है। ऑब्वियसली पेन होगा आपको, लेकिन आपने अपनी उस पेन को खुद ही कंट्रोल करना है। अगर आप एक्टिविटी उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपकी वो पेन ख़त्म तो होगी ही नहीं, आपकी वो पेन रिलीव तो होगी ही नहीं। सो आपने उस फिज़िकल थेरेपिस्ट के साथ कोऑपरेट करना है, ठीक है। अगर आपकी कोई क्यूरीज़ हैं अपनी डिजीज़ से रिलेटेड, आप उसके साथ कंसल्ट करेंगे, ठीक है। नंबर 2 पे फॉलो इंस्ट्रक्शंस। एक फिज़िकल थेरेपिस्ट आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देगा, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपकी स्पाइन की कोई सर्जरी हुई है और उसके बाद पोस्ट सर्जिकल आप आए हो और अपनी थेरेपी करवा रहे हो, ठीक है। तो फिर उस केस में क्या होगा कि आपको फिज़िकल थेरेपिस्ट कुछ गाइडलाइंस देगा कि आप ये एक्टिविटीज़ करेंगे, ठीक है। आप किस तरह से बैठेंगे, आप किस तरह से उठेंगे किसी भी सीट से, ये कुछ टिप्स होती हैं जो कि आपको बताई जाती हैं फ़िज़िकल थेरेपिस्ट के थ्रू, कि आपने अपनी इन एक्सरसाइजेस के साथ आपने कौन सी एहतियात खुद करनी है, ठीक है। नंबर 3 पे आती है प्रैक्टिस रेगुलरली। अब प्रैक्टिस रेगुलरली से क्या मुराद है? बेसिकली एक तो ये, इसमें 2 चीज़ें आ जाएंगी। बेसिकली एक तो ये कि आपका अगर सेशन चल रहा है तो आपको रेगुलर होना चाहिए, ओके। आपकी डेट्स हैं तो आपको उन डेट्स पे ही वहाँ पर जाना चाहिए, आपको मिस नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको फिज़िकल थेरेपिस्ट कोई एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करता है कि ये एक्सरसाइज आपने डेली घर पे करनी है, सो आपने वो रूटीन में ऐड कर लेनी है। आपने उसमें कोई वो चीज़ नहीं करनी कि आज मैं नहीं करूँगा तो मैं कल कर लूँगा। बेसिकली वो आपका एक सेशन ही चल रहा है घर में भी, ठीक है। तो वो आपकी होम केयर है, वो आपने लाजमी करनी होती है। उसके बाद लास्ट पे जो चीज़ हमारे पास आती है वो है कम्युनिकेट। कम्युनिकेट करना है भाई आपको। अगर घर में कोई बेहतरी महसूस हो रही है, आपको महसूस हो रहा है कि मेरी एक्टिविटी इम्प्रूव हो चुकी है, तो आपने अपना फ़ीडबैक ज़रूर अपने थेरेपिस्ट के साथ शेयर करना है। एक तो इसका ये फ़ायदा है कि अगर आपकी अंदर कोई चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, आप जो एक्टिविटी नहीं कर पा रहे थे अब आप वो कर पा रहे हैं, तो अगर आप अपने फ़िज़िकल थेरेपिस्ट को बताएंगे तो माइट बी पॉसिबल आपकी जो एक्सरसाइजेज हैं उसमें वो कुछ मॉडिफिकेशंस करें, ठीक है। उसको पता चल जाएगा अब ये चीज़ें बेहतर हो रही हैं, अब मैं एक्सरसाइज को थोड़ा सा मॉडिफाई करके इनको एक लेवल ऊपर लेके जाता हूँ, ठीक है। अब मैं इनको वो एक्सरसाइजेस परफॉर्म करवाऊंगा जो कि अब इनकी स्ट्रेंथ के लिए हो, ठीक है। सो बेसिकली कम्युनिकेशन जो है ना, कम्युनिकेशन गैप क्रिएट नहीं करना, आपने अपने फीडबैक को शेयर करते रहना है। आज की वीडियो होप सो आप सब के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रही होगी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि इस वीडियो में जिन लोगों को नॉलेज नहीं है उन लोगों के लिए बहुत सी अवेयरनेस है, ठीक है। आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद जो आपके अंदर मिसकॉन्सेप्शंस थी या आप मिसगाइडेड थे, यकीनन आपकी वो मिसकॉन्सेप्शंस क्लियर हुई होंगी, आपकी ऑब्जेक्शंस एड्रेस हुई होंगी। आपने अगर अपने इर्द गिर्द अगर आप देखेंगे तो आपको यकीनन ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो कि फ़िज़िकल थेरेपी के पेशेंट हैं और दे आर मिसगाइडेड, ठीक है। आपने उनको टाइमली गाइड करना है कि उनका इलाज और किसी चीज़ में नहीं बल्कि फ़िज़िकल थेरेपी में है, और वो लोग विदाउट एनी डिले अपनी कंडीशन को बग़ैर ख़राब किए टाइमली ठीक कर सकें। आज की वीडियो होप सो आप सब के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रही होगी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि इस वीडियो में जिन लोगों को नॉलेज नहीं है उन लोगों के लिए बहुत सी अवेयरनेस है, ठीक है। आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद जो आपके अंदर मिसकॉन्सेप्शंस थी या आप मिसगाइडेड थे, यकीनन आपकी वो मिसकॉन्सेप्शंस क्लियर हुई होंगी, आपकी ऑब्जेक्शंस एड्रेस हुई होंगी। आपने अगर अपने इर्द गिर्द
अगर आप देखेंगे तो आपको यकीनन ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो कि फ़िज़िकल थेरेपी के पेशेंट हैं और दे आर मिसगाइडेड, ठीक है। सो आपने उनको टाइमली गाइड करना है कि उनका इलाज और किसी चीज़ में नहीं बल्कि फ़िज़िकल थेरेपी में है, और वो लोग विदाउट एनी डिले अपनी कंडीशन को बग़ैर ख़राब किए टाइमली ठीक कर सकें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।